मैडम स्वागत है। बहुत बहुत और धन्यवाद। जी और आप एक जर्नलिस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर इस तरह से लेकर के आप मुखर रहती हैं। और आप यदि गूगल में आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपके बारे में प्राप्त कर पाएंगे। तो मैडम स्वागत है आज के टॉपिक पर। आप अपनी बात रखें। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आज पूरे देश में जिस वजह से एक आक्रोश है, वो एक सिर्फ अतुल सुभाष के सुसाइड की वजह से नहीं है। बट मेरे से पहले जिस तरह जनाब कह रहे थे कि बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के, बिना किसी सबूत के, बस एक मौखिक स्टेटमेंट पे, एक वर्बल स्टेटमेंट पे जो है इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी जाती हैं। और उसके बाद लोग सालों साल जो है कोर्ट के धक्के खाते रहते हैं। ये एक इंसान की नहीं, एक परिवार की नहीं, ये लाखों परिवारों की जो है आज के समय पे आप बीती है। और लाखों ऐसे अतुल सुभाष हैं जो कोर्ट के धक्के खा खा के जिंदा लाश बने हुए हैं। और हमारी जो सरकार है, हमारी जो जुडिशरी है, वो सोई हुई थी। और मुझे लगता है इस वजह से अ, अतुल ने जो किया वो एक सैक्रिफाइस में बोलूंगी, एक बलिदान में बोलूंगी, एक कॉज के लिए, ताकि ये जो सोई हुई जुडिशरी है, सोया हुआ समाज है, बिल्कुल अंधे हो गए हैं। यूं ऐसा लगता है कि सिर्फ महिलाओं की जान की जो है कीमत है हमारी कंट्री में, और पुरुष मरते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो आए दिन इस तरह के सुसाइड्स देखते हैं। और पिछले 3 दिन में लगभग 5 और ऐसे सुसाइड हो चुके हैं। एक तो मास सुसाइड हुआ है जोधपुर में, जिसे एक महिला ने अपने दोनों बेटों के साथ जो है आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने बेटे की सिर्फ 4 महीने पहले ही, सिर्फ 4 महीने पहले शादी की थी। सोचिए कितना कितना ज्यादा दुखद ये केस है कि खुशी के माहौल से और 4 महीने में ही जो है उन वो लोग मौत तक पहुंच गए। तो ये मैं तो 12 साल से इन लॉज के मिसयूज के ऊपर काम कर रही हूँ। तो इस तरह के केसेस जो हैं, जब 2012 में मैंने शुरुआत की थी तब मैं सुनती थी काफी। और कि कहीं पे किसी बहन ने सुसाइड कर लिया, कहीं पे किसी माँ ने सुसाइड कर लिया, कहीं पे किसी आदमी ने सुसाइड कर लिया इन केसेस में फंस के। एक पुणे में भी मास सुसाइड हुआ था, मुझे याद है, जहाँ पे एक माता पिता और उनके दोनों बेटों, 4 लोगों ने सुसाइड किया था पुणे में। और वही उनको भी दहेज के केस में फंसाया हुआ था। और मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें एक ही हफ्ते में जो है बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और उसके बाद जो है परिवार को पूरे धमकी दी जाती है। मेरी शुरुआत जो थी वो भी इसी एक्सपीरियंस से थी कि महिला की गलती थी। कुछ ही महीनों की शादी थी। और जो है हमारे को डराया गया, धमकाया गया कि आपके ऊपर डाउरी का केस हो जाएगा, आप सब लोगों का अरेस्ट हो जाएगा। लोग बहुत डर जाते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, उनको उन बेचारे कहीं पे कभी पुलिस स्टेशन नहीं देखा होता है। मैं कल परसों से मीडिया में जाके एक अवधेश यादव की भी कहानी बता रही हूँ, जिन्होंने झांसी में सुसाइड कर लिया था अपनी शादी के कुछ ही समय बाद। बैंकर थे वो, इतने ज्यादा पॉजिटिव इंसान थे, और यंग से बिल्कुल बच्चे थे, और उनकी शादी हुई। उनकी पत्नी जो है पता नहीं क्यों उस मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन अपनी गलती होने के बावजूद जो है, जिस इंसान के साथ आप शादी करते हो उसी को सारा खामियाजा भरने की फिर उसके बाद एक कवायद शुरू हो जाती है। उसके ऊपर, उसके पूरे परिवार के ऊपर डाउरी का केस लगाया, डीवी का केस लगाया, 125 का केस लगाया। और जब अवधेश ने हार नहीं मानी, वो लड़ रहे थे, तो इनकी पत्नी ने जो है रेजिडेंस ऑर्डर्स डीवी में ले लिए। और हालांकि उनके परिवार के साथ उसके इन लॉज ने मारपीट वगैरह सब कुछ करी थी, लेकिन फिर भी जो है कोर्ट ने बिना किसी जो फैक्चुअल मैट्रिक्स थे वो देखे हुए उनको रेजिडेंस ऑर्डर्स दे दिए। और वो आई ही सिर्फ वहां पे कलेश करने के लिए थी। और जब वो आई वहां पे तो उन्होंने मारपीट हुई वहां पे पूरी की पूरी। और फिर उसके बाद उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने मॉलेस्टेशन का केस लगा दिया उनके पिताजी और उनके भाई के ऊपर, और उन लोगों को जो है पुलिस ने धर पकड़ लिया। तो उन्होंने अपने सुसाइड में लिखा कि ऐसा कैसे कानून बन गया है कि सिर्फ एक महिला की मौखिक स्टेटमेंट के ऊपर हम सब लोगों को मुजरिम बना दिया जाता है। पुलिस आ जाती है घर पे, ऐसे पेश आती है जैसे हम कोई हैबिचुअल क्रिमिनल्स हो। तो ये बहुत सालों से बहुत सारे परिवारों के साथ हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी अरनेश कुमार की, उसके वजह से
थोड़े अरेस्ट में कमी आई, तो उसके बाद एडवोकेट्स ने एक नया टेम्पलेट शुरू कर लिया कि अननेचुरल सेक्स का एलिगेशन लगा दो पति के ऊपर ताकि पति का अरेस्ट हो जाए। कोई मेडिकल नहीं कराती हैं महिलाएं अननेचुरल सेक्स का क्लेम करके। कोई कोई प्रूफ नहीं है। बोल दीजिए बस 4 साल पहले मेरे पति ने मेरे साथ अननेचुरल सेक्स किया, और फिर उसके बाद वो धारा जुड़ जाती है। और जो है, पहले जो अरेस्ट से जो सेफ गार्ड मिला हुआ था अनिश कुमार जजमेंट की वजह से, वो खत्म हो जाता है। ससुर के ऊपर रेप के चार्जेस, ब्रदर इन लॉ के ऊपर रेप के चार्जेस। मैं अभी दिल्ली में एक ऐसी परिवार को जो है सपोर्ट कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ, जिसमें देवर के ऊपर जो है भाभी ने रेप का एलिगेशन लगा दिया। उनके पास तमाम ऐसे सबूत हैं कि जिस महीने की वो बोल रही है, महीने बता रही हैं, मतलब डेट भी नहीं बताती हैं। सोचिए कि हम एक ऐसे इंडिया से जहाँ पे महिलाओं को रेप के केसेस में सुनवाई नहीं होती थी, ऐसे मुहाम पे आ गए हैं जहाँ पे 4 साल पहले, 5 साल पहले हवा में कोई बता दो कि उस फलाना फलाना महीने में इसने मुझे रेप का करने की कोशिश की, और चार्ज लग जाता है 376 का। तो इस देवर के ऊपर जो है उसकी भाभी ने एलिगेशन लगाया कि 2 साल पहले इसने मेरे को रेप किया, और मैं किसी को बता नहीं पाई, और मेरे पति ने और मेरी सास ससुर ने सबने मेरे को चुप रहने के लिए मजबूर किया। चलिए, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ, मैं नहीं बोल रही ऐसा नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, हो सकता है। लेकिन उनके पास एविडेंस है कि जो महीना वो बता रही है कि उसके साथ ऐसा रेप जहाँ पे हुआ, उसके बाद वो खुद गई है अपने देवर के और देवरानी के साथ रहने के लिए, उनके साथ हॉलिडे करके आई है। पूरे 2 साल में इनकी अनगिनत चैट्स हैं जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो बताइए, प्रश्न ये आता है कि क्या कोई महिला ऐसे पुरुष के साथ जिसने उसका बलात्कार कर दिया हो, क्या उसके पास हॉलिडे करने जाएगी? क्या उसके साथ अच्छी अच्छी चैट्स करेगी? लेकिन जब बातें बिगड़ जाती हैं तो इस तरह के एलिगेशंस हो जाते हैं, और सुनवाई नहीं होती है, पुलिस भी कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करती है। एक अजीब सा माहौल बन गया हमारी कंट्री में, जहाँ पे कुछ भी महिला बोल दे। कोई कुत्तों को खाना खिलाने वाले राइट एक्टिविस्ट जो हैं, उन्होंने हजारों के मॉलेस्टेशन के केसेस किसी के ऊपर भी लगा रखे हैं। बिल्कुल, स्ट्रीट डॉग्स जो ये होते हैं इतने ज्यादा हाइपर होते हैं, कभी कभार किसी को काट भी लिया तो वो उसमें बदला लेने के लिए जो है मॉलेस्टेशन का चार्ज लगा दिया। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में दुनिया भर के एक दूसरे के तरफ जो है रेप के केसेस हो रहे हैं। दिल्ली में हाल ही में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में एक जो पति है, उसकी माँ ने पत्नी के पिता के ऊपर रेप का एलिगेशन लगाया हुआ था। तो उनको जो है माननीय न्यायालय ने जो है बेल दी। बेल क्यों दी भाई? आपको साफ पता चल रहा है कि ये मुकदमा कतई झूठा है, कतई झूठा। तो फिर आप इस चीज को अगर प्रोसेस कर रहे हैं, सालों साल उस चीज को ट्रायल कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारी जुडिशरी जो है, हमारा इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही रद्दी हो गया है। एविडेंसेस की कोई मायने नहीं है। केस करने के बाद सालों साल जो है, इन केसेस में कोई महिला अगर कोर्ट में नहीं आ रही है तो भी कोई सम्मन नहीं, कोई वारंट नहीं, कुछ नहीं। लोग तरसते रहते हैं न्याय के लिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों के लिए हो रहा है, महिलाएं भी बहुत सारी हैं जो पिसती रहती हैं सिस्टम में। तो मुझे समझ में नहीं आता कि सिस्टम किसके लिए काम कर रहा है, और उसकी वजह से देख रहे हैं कि हम लोग इतने सारे सुसाइड्स हो रहे हैं। और जैसा कि मेरे पहले जो सर बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे। सरकार चाहे तो आज की आज कुछ ना कुछ बदलाव ला सकती है, कुछ ना कुछ इनिशिएट कर सकती है। जैसे निर्भया के समय पे एकदम से जस्टिस वर्मा कमेटी बन गई। आज भी अगर कोई होम मिनिस्ट्री अगर ऑर्डर कर दे कि कोई कमेटी बिठाई जाए रिटायर्ड जस्टिसेस की, तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? इतने एक हफ्ते से पूरा कंट्री उबल रहा है इस केस के पीछे, लेकिन अभी तक ना तो पार्लियामेंट में से कोई बात आई, अभी तक ना तो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से कोई बात आई, ना इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार भी कहा कि वो रीटा कौशिक के खिलाफ इंक्वायरी ही इनिशिएट करेंगे। तो सबसे बड़ी बात, प्रश्न ये है कि एक जीवित महिला तो कितने भी झूठे केस भी करा सकती है, और एक मृत पुरुष की आप डाइंग डिक्लेरेशन को भी जरा भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो ये कैसा समाज हम बना रहे हैं? बहुत बहुत दुखद ये हादसा है। जी धन्यवाद दीपिका मैम। प्रवीण सर, या यदि कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के तो नहीं, आप। क्वेश्चन बाद में, पहले अभी लेट इट कंटिन्यू। एक ओके। साथ में सवाल ले लेंगे, एक एक हाँ, करके करेंगे तो डिसऑर्डर हो जाएगा। ओके, सो प्लीज इनवाइट महिलाओं द ने नेक्स्ट। जो कहा, दीपिका जी ने काफी सही बात की। मैं दो चीज आपके साथ इसमें शेयर करूंगा या कमेंट करूंगा।
नंबर वन, निर्भया 2012 जो हुआ और आज हम 2024 में है, सवाल उठता है, हैव यू लर्न एनी लेसन फ्रॉम निर्भया? द आंसर इज बिग नो। यस। जस्टिस वर्मा कमिटी, नॉट कमीशन, कमिटी, बहुत लोग कमीशन कमीशन बोलते हैं, इट वाज अ कमिटी, नॉट कमीशन एट ऑल। जस्टिस वर्मा कमिटी ने जो रिकमेंडेशन दी है, क्या उसका आज पालन हो रहा है? नी जर्क एक्शंस, दिखावे के लिए करोड़ों का बजट, जो कहे कि एक बैलेंस। उस टाइम ये भी बात हुई कि पैसे के लिए किसी के पास जाना ना पड़े, तो निर्भया को अपना फंड के लिए इंडिपेंडेंट, उनको पावर भी दिए गए। आज क्या हो रहा है? पैसे की बंदर बांट हो रही है। निर्भया के लिए जो हेल्पलाइन बनी पैरेलल टू 911 ऑफ यूएसए, उसको भी एकदम कचरा को डिब्बे में फेंका हुआ है। और करने वाले कौन है? दोज हु आर सिटिंग इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, पैसा खाना, करप्शन करना। और हम बात जब यहाँ कर रहे हैं महिलाओं के अधिकार की बात करके, बहुत बड़ी बड़ी बात होती है। कई लोगों ने यहाँ कमेंट किया, जो मैं पढ़ रहा था, कि पुरुषों के अधिकार की बात क्यों नहीं करती है? राइट तो है, तो वी आर ऑल ह्यूमंस। आज जब वुमेन इक्वलिटी की बात होती है, तो कानून वुमेन की तरफ झुके हुए, और मर्द परेशान हो जाए तो उसके ऊपर देखना नहीं है। तो सवाल है इस चीज के अंदर में, देर आर ऑल्टरनेटिव्स, देर आर पॉसिबिलिटीज। जो आपने कहा कि आगे कुछ करना चाहिए, ऑलरेडी जो किया हुआ है उसका पालन नहीं हो रहा है, नया क्या करेंगे? इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट देयर। तो मैं डॉक्टर राज कचरू साहब से इनवाइट करूंगा, इज ए टेक्नोक्रेट, पूरे दुनिया में कई यूनिवर्सिटियों में उन्होंने पढ़ाया, अफ्रीका एंड यूरोप। शायद ई टेक्नोलॉजी में उनके लेवल का आदमी भारत में नहीं होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर राज कचरू को, इंसिडेंटली ही इज आल्सो द प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ आवर नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस। डॉक्टर कचरू सर। थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी। मैं तो सुन रहा हूँ और सोशल मीडिया में भी थोड़ा बहुत देखता हूँ, और टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर्स में द एटमॉस्फेयर जो बन गया है हिंदुस्तान में इस केस की वजह से, अतुल की केस की वजह से, वेरी सैड एंड वेरी सीरियस। फर्स्ट आई वांट टू मेक इट क्लियर कि ये तो बहुत ही सीरियस मामला है, और लेकिन इसका थोड़ा सा गलत इम्प्लीकेशन हो रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ people talking about that law is not correct. Law is biased. Law is, women are misusing the law. I don't disagree. मैं नहीं disagree करता हूँ कि कचरू सर, इंटरप्शन, आप थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स कर दीजिए, बहुत सारे लोग जो है हिंदी में भी है। अच्छा और ठीक। आपसे बात सक्सेना साहब जब बोलेंगे जस्टिस है, तो उनसे भी हम लोग सुनेंगे फिर। और दो लोग और आने जुड़ने वाले हैं, राजीव लोचन मेहरोत्रा जस्टिस, वो भी जुड़ने वाले थे, मैं देखता हूँ उनको भी। प्लीज कंटिन्यू। सक्सेना साहब है, अगर है तो मेरा नहीं नहीं, जुड़ नमस्कार। गए हैं, जुड़ गए अच्छा हैं। नमस्ते। या मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कुछ हम लोग नी जर्क में चलते हैं। जब निर्भया हुआ तो सभी मर्द लोग खराब थे, जब अब ये अतुल का मामला आ रहा तो सब औरत लोग खराब हैं। देयर इज नथिंग ऑफ द काइंड। लॉ इज परफेक्ट। लॉ में कोई खराबी नहीं है, और लॉ डज नॉट डिस्क्रिमिनेट मेन एंड वीमेन। और जो हमारी टेंडेंसी होती, जैसे मेरे से पहले ये यंग जर्नलिस्ट थी, कि वी हैव क्रिएट दिस टेंडेंसी कि हम ही जजमेंट उधर ही पास कर दें। वो जज साहब पे छोड़ दीजिए ना, वो उनको भी दिखता है। जब मुझे दूर से दिखता है कि इतना एविडेंस है, इतना ये सब, तो उनको भी दिखता है। सो देयर इज समथिंग मोर देन दिस। अतुल का केस इज ए क्लियर केस ऑफ फेलियर ऑफ जुडिशरी, नथिंग टू डू विद ये। इसमें कोई मर्दों का ही किस्सा नहीं है, औरतों का किस्सा नहीं। ये नहीं कि लॉ खराब है, मर्दों के अगेंस्ट है। ये प्योर जुडिशियल प्रॉब्लम है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। जब निर्भया का केस हुआ तो 2 साल हिंदुस्तान का पूरा इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी गवर्नमेंट के साथ लगा रहा, और 3 ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने फैसला किया आफ्टर। अगर आप वर्मा कमेटी, जस्टिस वर्मा कमेटी को भी देखिए, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट से ज्यादा उसमें एम्फेसिस है सपोर्ट टू द विक्टिम। वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के लिए बनाया था, लेकिन जस्टिस वर्मा एंड द कमेटी उन्होंने खुद अपना टर्म्स ऑफ रेफरेंस एक्सपैंड करके विक्टिम सपोर्ट के बारे में बहुत कुछ किया। वो बहुत लंबा रिपोर्ट है, मैंने पढ़ा है, तो यू विल सी उसमें एम्फेसिस है विक्टिम सपोर्ट की।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रैटेजी उस वक्त बनाया। उसके तीन पहलू हैं, बहुत लंबा है, मैं तीन नटशल में बोल दूंगा। पहला, वी मस्ट ब्रिंग, उस वक्त विमेन का था और विच विल अप्लाई, कॉन्फिडेंस ऑफ विमेन should be brought back into the justice delivery system। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ एफर्ट ऐसा करना पड़ेगा कि जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे लोगों का भरोसा खत्म होते जा रहा, औरतों का उस वक्त की बात हो रही थी, उसको रेस्टोर करना पड़ेगा। उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अभी हिंदुस्तान में जिंदा है और चलता है, और यही एक सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन नहीं, हम कितनी भी बात करें। दूसरा ऑब्जेक्टिव उसका था कि हम डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ पुलिस, उसको एलिमिनेट किया जाए, रिड्यूस किया जाए, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पुलिस से रिड्यूस किया जाए इन मैटर्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, ये जैसा ये मैट्रिमोनियल मामला। तीसरा है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें जो हम उसको टेक्निकली बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेस रिप्रेजेंटेशनल अंडर वन रूफ सिस्टम। उसका मतलब है कि एक ही जगह आपको सभी जो क्रिमिनल लॉ की जितने भी स्टेप्स है, 1 2 3 4 FIR है, उसके बाद पुलिस रिकॉर्ड है, 164 स्टेटमेंट है, लीगल जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन है, ऑल दिस हैज टू बी डन, ये सब एक ही जगह होना चाहिए और इंडिपेंडेंटली होना चाहिए। इसके लिए पूरा सिस्टम बना, वन स्टॉप सेंटर्स बने, पैसा हुआ, सॉफ्टवेयर बना, सब कुछ बना। और आज हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी है कि हम छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स में ये इस्तेमाल हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, JNK में हुआ है, असम में हुआ है। करीब हमने 35,000 केस, हमारे फेडरेशन ने 35,000 केस पिछले 5 साल में किए, इसी ऐसे ही, जिसमें कि कोई तारीख का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। एक औरत एक फोन कॉल पर उसने डोमेस्टिक वायलेंस या चाहे कुछ भी है, उसके बाद उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, और 498 तो हम अलाउ ही नहीं करते थे अनलेस जब तक कि मैजिस्ट्रेट साहब प्राइमा फेसी नहीं देखेंगे कि इसमें सच में ही क्रिमिनल मैटर है। पुलिस वाले को आप जाइए, घूस दे दीजिए, सिफारिश ले ले, 498 लगा दे, उसका क्या जाए। लेकिन हमने इन केसेस में जो 12,000, उसमें से 35,000 टोटल है, 12,000 डोमेस्टिक वायलेंस केस है, मजिस्ट्रेट को हम एप्लीकेशन लिखते हैं, जरा आप देखिए इसमें बनता भी है 498 की, ऐसे ही लगा दिया पुलिस वाले। उसमें काउंसलिंग अंडर सुपरविजन ऑफ लॉ, अंडर सुपरविजन ऑफ मैजिस्ट्रेट, कि जब भी औरत हो या मर्द हो या दोनों हो या सास हो ससुर हो, जो भी है, उनकी काउंसलिंग का हर जो भी इतने भी काउंसलिंग सेशंस हैं वो कंप्लीटली रिकॉर्डेड होते हैं, और वो 2 काउंसलिंग सेशन की रिकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाती है, रिटन रिपोर्ट भी जाती है, वर्बल भी जाती है, एंड द मैजिस्ट्रेट पासेस एन ऑर्डर। तारीख का तो सवाल ही, एंड नोबडी हैज टू कम, और उनको ना औरत को वहां जाना है और ना मर्द को जाना, अनलेस और मैजिस्ट्रेट साहब को खुद मिलना चाहे तो वो तो रिक्वेस्ट पर मिलेंगे, 1 बार मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे, वो रोज रोज थोड़ी उसको मिलने की जरूरत उनको। ये जो इन्होंने फैमिली कोर्ट का सिस्टम बनाया था, ये इसी चीज के लिए बनाया था, लेकिन ये सब गलत हो गया, ये अब मशीन बन गया है हरासमेंट का। तो सॉल्यूशन हमारा, मेरा मानना है, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, न कर सकती, चाहे आप कुछ भी कहिए। वो बोलेंगे जी, गवर्नमेंट के पास जाइए, वो बोलेंगे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इनके पास से हमें कोई लेना देना नहीं, ये जुडिशरी का प्रोसीजर है। और जुडिशरी बोलते हैं ये तो हमारा प्रोसीजर है, हम तो वैसे ही करते हैं। व्हाट वी नीड टू डू, अगर हम सीरियस हैं इस मामले में, हमको ये मामला सीरियसली सुप्रीम कोर्ट में उठाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है, जिसके हेड आप हैं और जो जिसकी जिम्मेवारी आप पे है, दैट इज बीन इरोडेड, उसको खत्म हो चुका है पब्लिक में, उसकी रेपुटेशन खत्म हो चुकी है,
उसका काम खत्म हो चुका है। आपको जो प्रिंसिपल्स निर्भया के बाद बनाए गए, प्रिंसिपल ये नहीं कि हर डिटेल, जो 3-4 प्रिंसिपल्स हमने बनाए उस वक्त, उन पे काम करना पड़ेगा। उसमें एक प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल जो है सोशल वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, उसका नाम है। ये थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका सिंपल मामला है कि जुडिशरी या गवर्नमेंट अकेले, अकेले जुडिशरी या अकेले गवर्नमेंट इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। इसमें आपको सोशल सोशल सेक्टर की जरूरत है, और सोशल सेक्टर भी बहुत बड़ा सोशल सेक्टर, लाइक कॉर्पोरेट सोशल सेक्टर, जिसको जहां जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास फंडिंग है, जो 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 इन चीजों को फंड कर सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड। इसमें दो तीन अमेंडमेंट्स चाहिए लॉज में, 2-3 रेगुलेशन में चेंजेस चाहिए। ये सब आइडेंटिफाइड है। हमने 7 साल 8 साल से इस पर रिसर्च किया हुआ है, लेकिन आई थिंक ये टाइम आ गया है कि हम मिल के ये एक मामला सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जोर से उठाना पड़ेगा। वहां नहीं हम जा सकते सुप्रीम कोर्ट में वही दलील बताने की, देखिए वहां महाराष्ट्र में इसने किया, इसमें इधर हुआ, अतुल के साथ ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे तो लाखों हैं। मेरे जैसा आदमी जो अकेला है, वन मैन, मैंने 32,000 केसेस मेरे पास हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में कितना है? तो उन्होंने भी, जज साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी ये सुनते हैं, वो भी तो हिंदुस्तान में रहते हैं, वो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो भी टेलीविजन देखते हैं। उन्होंने भी सुना अतुल के बारे में, उनको भी ये कहानियां मालूम है। हमें उनके पास फुर्सत नहीं होती है सोचने की। हमें उनके बदले सोच के उनके पास एक कॉन्क्रीट प्रपोजल देना है। माय लॉर्ड्स, दिस इज द सॉल्यूशन। और ये हमने 5 साल चला के दिखाया है, और ये प्रूफ। बस इसके लिए एक टीम हमें बनाना पड़ेगा, वकीलों का, सीरियस लॉयर्स में। सुधीर सक्सेना साहब को ही एड्रेस कर रहा है एक हिसाब से। हमें उनकी लीडरशिप चाहिए। वी नीड गुड टीम ऑफ लॉयर्स, जूनियर्स एंड सीनियर्स। डेटा हमारे पास बहुत है, मटेरियल बहुत है, सब कुछ है। वी नीड, इस टाइम आ गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसको उठाएं। ये गवर्नमेंट से कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद राज कचरू। जस्ट ए मिनट है शिवानंद भाई, आपने जो वकीलों की फौज की बात की, हमारे साथ 2 वकील तो मैं सामने ही देख रहा हूँ। एक तो यंग एडवोकेट निखिल भाई, और दूसरे बेंगलोर के ही है एडवोकेट एम राघवन। निखिल भाई सुन रहे हैं तो आप 2 मिनट थोड़ा कमेंट कीजिए इसमें कचरू साहब को, कि हाउ हम सिस्टम को जहाँ वकील भी साथ में जुड़ जाए और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी ताकत से जाए। निखिल भाई बहुत शॉर्ट में। Good morning, sir. Thank you for giving opportunity me to speak on this forum. And right now I am moving towards Chhattisgarh, so हिंदी में in बोलो ना। car right now. But sir, मैंने हिंदी राजगुरु हिंदी। की बात सुनी सर, और सर पटेल मैम की बात सुनी, देन उसके बाद एक मैम ने और बोला, उनकी बात सुनी, और मुझे बहुत सारी चीजें लगी सर इसमें। सर इन केस ऑफ marriage matters, or in case of women's related, or you can say in related to marriage matters, sir, basically women and men both are, sir, very much dis uh, in problem. उनका क्या है ना कि वो लोग जी नहीं, दोनों लोगों के साथ अगर एक डाइवोर्स मैटर एक कोर्ट में जाता है तो सर कोर्ट का एक प्रोसीजर तो है ही, लेकिन उसके साथ एक और पहलू है जिसको देखना पड़ता है। वो पहलू है हमारा परिवेश का, हमारे समाज का, और हम जिस जगह पे रह रहे हैं सर, परिवार जो है उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि, क्योंकि जो प्रोसेस है सर, प्रोसेस बड़ा डिफिकल्ट है मैरिज मैटर्स का। आपके पास पैकेज होता है, मतलब कि एक अगर लड़की है तो उसके पास एक पूरा पैकेज होता है, 3 बच्चे 4, डीवी एक्ट 498 एंड 13 सेक्शन 13 मुकदमा, और बहुत सारे मुकदमे, एक पूरा 5-6 मुकदमों का एक पैकेज लेके होता है। एंड लड़के के पास भी होता है। तो सर एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया में बहुत
एक ना कि सिर्फ एक टाइम पीरियड जाता है, बल्कि एक दोनों की जिंदगी भी जाती है। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ काउंसलिंग। सर जो मीडिएशन जो कोर्ट में होता है सर, वो मीडिएशन कितना कारगर है और कितना ज्यादा रिलायबल है, और कितना उसका वेजाइल मैकेनिज्म के थ्रू उसको क्रॉस चेक किया जाता है कि वो मीडिएशन एक्चुअली मीडिएशन की तरीके से हो रहा है, एक्चुअली काउंसलिंग की तरीके से हो रहा है या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम का भी कह सकते हैं, या फिर इस पूरे प्रोसेस का कह सकते हैं। क्या राष्ट्रपति प्रवीण जी, ने कैन आई इंटरवीन हियर? यस सर। मुझे प्लीज। ये एक, हमने, मैं आई डोंट वांट टू टेक 1 आवर ऑफ द होल थिंग, लेकिन मैं ये, प्रॉब्लम तो यही है कि पैकेज जैसा यंग वकील साहब ने बोला, वकीलों के पास पैकेज है 125 बी 490, लेकिन उसके बाद पीडब्ल्यूडीवीए भी है, सिविल जुरिस्डिक्शन में है, जहां कोई मसला नहीं है। लेकिन आज तक मैंने कोई वकील नहीं देखा उन्होंने कहा कि ये पूरा पैकेज है। ये नहीं बोला कि सिर्फ पीडब्ल्यूडीवीए में काम करेंगे और वन स्टॉप सेंटर में जाएंगे और वहां से रिकॉर्डेड काउंसलिंग लेके मैजिस्ट्रेट साहब को ब्रीफ करेंगे और तीसरे दिन इसका हियरिंग ले ले। हमने यस सर। हजारों हमने हजारों केसेस जिसका डॉक्यूमेंटेड मिनट टू मिनट लॉग हमारे पास है, जहां हमने एक हफ्ते के अंदर पीडब्ल्यूडी में फर्स्ट हियरिंग पे जो अलाउड है, आपका रेजिडेंस परमिट, प्रोटेक्शन, काउंसलिंग ऑफ चिल्ड्रन, इंटर मेंटेनेंस, एंड देन उसके बाद जो है एक ऑर्डर लाते हैं हम लोग मैजिस्ट्रेट से फॉर काउंसलिंग अंडर सुपरविजन विच इज एडमिसिबल इन द कोर्ट, कि ये दबंगी जो चलती है ना हस्बैंड्स की या सास ससुर की या उनकी या लड़कियों की, वो नहीं चलेगी। Once there is recorded conversation with the record that goes into the court becomes admissible because it has been ordered by, ये मैजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर किया है कि कोर्ट में सब जमा ओके, कर दीजिए। थैंक यू सर। सर इन या निखिल, कंटिन्यूटी विद योर टॉक निखिल फैसिलिटेशन जरा सर, Shru sir थोड़ा is talking शॉर्ट about में करना। यस सर। सर राज सर इज टॉकिंग अबाउट फैसिलिटेशन। एक फैसिलिटी तो होनी चाहिए उस तरीके के प्रोसेस को अडॉप्ट करने की, जो कि हमारे यहाँ कोर्ट्स में नहीं है सर। ऑनलाइन डिजिटल देयर बहुत सारी चीजें अब इवॉल्व हो रही हैं, एआई इवॉल्व हो रही है, बहुत सारी चीजें इवॉल्व हो रही है, बट स्टिल वी आर इन अ लिटिल बिट लो प्रोसेस सर। आई थिंक देखिए हम लोग सर, अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। एआई जो है, पसंद बाद में करेंगे सर। दीज आर क्लीशेज। एक चलिए सेकंड रुकिए, ये सब प्रवीण सर। क्लीशेज होते हैं, इनको छोड़िए। देयर इज अ सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया, वी आर नॉट यूजिंग इट, दैट्स सिंपल। जी थैंक वी यू। विल डिस्कस लेटर सर, पहले खत्म हो जाएगा बाद में। प्रवीण अभी सर। सक्सेना साहब को भी सुनना है। हाँ ठीक है, तो सर सक्सेना साहब को बुला लेते हैं यहाँ पर। इस बीच हम नहीं थोड़ा नहीं, सा अभी लेट निखिल कंप्लीट। या निखिल थोड़ा जल्दी कंक्लूड करो। तो सर मेरा बस यही है कि हाँ, वुमेन्स और मेंस दोनों के लिए एक प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए। कहीं ना कहीं अभी भी हमारे सिस्टम, लॉ सिस्टम में सर मेंस के लिए वो चीजें नहीं है। हाँ, मैम ने अभी कुछ समय, थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि क्या एक क्वेश्चन इसमें अराइज हुआ था चैट बॉक्स में कि मेन के ऊपर क्या रेप के चार्जेस, मतलब कि मेन अपने ऊपर क्या रेप के चार्जेस हो सकते हैं किसी मेन आदमी के ऊपर। तो सर शायद नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही होगी, नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक यौन शोषण, जिसको रेप तो नहीं बोल सकते, पर हाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट जरूर एक मैन के ऊपर हो सकता है। आइदर कैन बी डन बाय वाइफ और वट एवर नेम यू नेम कॉल और रिलेशनशिप नेम कॉल सर। तो मेरा इतना ही सबमिशन है सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर।